प्यारे बच्चों, आज भूगोल विषय में संसाधन एवं विकास के तहत हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं मान्य होता है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला, जैव संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमको जैवमंडल से होती है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, विभिन्न प्रकार के पशुधन। दूसरे, अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें और धातु। दूसरा, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है, जिसमें पहला, नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग कर उन्हें पुनः भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल व बल। हवा आती है, उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं। सूर्य का प्रकाश है, उससे हम प्लेटों में संचित कर सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ये संसाधनों के प्रकार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनको ध्यान से सुने और गृह कार्य में भी इनको हल करें। दूसरे, अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का हम एक बार प्रयोग कर पुनः इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे धातुएं व जीवाश्मीय ईंधन। लेकिन धातुओं को हम पुनः चक्रण करके एक बार प्रयोग करते हैं, लेकिन पुनः उसका निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का निजी हक होता है, स्वामित्व होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसान की भूमि, उसका मकान या उसके द्वारा खरीदी गई कोई भी चीज़। दूसरा, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। इन संसाधनों पर किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले सारे समुदाय के लोगों का अधिकार होता है। जैसे गांव की भूमि, शमशान, चारागाह, गांव का पानी भरने वाला स्थान, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। गांव का जंगल। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, और इसमें जो हमारा निजी व्यक्तिगत संसाधन है, सरकार कई बार इनको भी अधिग्रहित कर लेती है, तो ये भी राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। जैसे सड़कें, रेलवे लाइन, जल, वन आदि। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके तहत जो हमारी समुद्री तट रेखाएं होती हैं, यहाँ से 200 मीटर का क्षेत्र, 200 मील का क्षेत्र अपवर्जित क्षेत्र होता है। उससे आगे के महासागरीय संसाधनों का प्रयोग हम बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। विकास के आधार पर संसाधनों का बंटवारा किया गया है, और इसमें सबसे पहले स्वामित्व के संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरा, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं।
तीसरे भंडार, वे संसाधन जो उपलब्ध हैं लेकिन उनका उपयोग करने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, तो ये संसाधन भंडार के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अगला, संचित कोष, वे संसाधन जिनका हम तकनीकी ज्ञान के आधार पर संशोधित कर उनको प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे नदियों का जल, इससे हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ये संचित कोष कहलाता है। संसाधनों का विकास किस प्रकार होता है? आज संसाधन मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, और इसके अधिक प्रयोग करने से कई प्रकार की समस्याएं आज उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें अधिक प्रयोग करने से संसाधनों का लगातार ह्रास हो रहा है। दूसरा, संसाधनों पर धनिक वर्ग का अधिक कब्जा है, जिससे समाज धनिक और गरीब दो वर्गों में बंट गया है। तीसरा, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गए हैं, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का टूटना, पर्यावरणीय प्रदूषण और भू निम्नीकरण। इस प्रकार की समस्याएं आज लगातार उत्पन्न होते जा रही हैं। सतत पोषणीय विकास, ये बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। लगातार चलने वाला विकास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और संसाधनों का बचाव कर भविष्य की आने वाली पीढ़ियों तक ये संसाधन बने रहें और हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें, ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये भी बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जून 1992 में 100 देशों से अधिक के राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए प्रतिभाग किया, और इसका आयोजन पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास में जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं के हल को ढूंढने के लिए किया है। एजेंडा 21, ये भी बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरो में इन विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने 21 बिंदुओं के तहत भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए एक 21 सूत्रीय सूची का निर्माण किया, जिसके आधार पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सहयोग की अपील की गई, और इसमें विश्व सहयोग से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाने की बात कही गई, और ये भी कहा गया कि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र अपना 21 सूत्रीय एजेंडे का निर्माण करेगा। संसाधनों के विकास के साथ साथ संसाधनों का नियोजन भी आवश्यक है, और संसाधन नियोजन से तात्पर्य है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ताकि इनकी मात्रा बनी रहे और इनका उपयोग भी चलता रहे। भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से हो सकता है? इसमें सबसे पहले देश के विभिन्न राज्यों में संसाधनों की पहचान करना। हमारा भारत एक विविध प्रकार की भौगोलिक पृष्ठभूमि वाला देश है। कई प्रदेशों में कृषि से संबंधित संसाधन हैं, कई प्रदेशों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और कई प्रदेशों में अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जिससे हमारे सारे देश में इन चीज़ों की आपूर्ति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक की जाती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भारत में किस प्रदेश में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त करना, ताकि हम इन संसाधनों का उपयोग कर सकें
और तीसरा, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से समन्वय स्थापित करना, ताकि हम देश के विकास में इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है? संसाधनों का विवेकहीन व अति उपयोग न किया जाए और इससे आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याएं जो आज पैदा हो रही हों ये न हों, इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। आज जैसे जल की लगातार कमी होते जा रही है, ईंधन के लिए प्राकृतिक गैस, कोयले, विद्युत सबकी कमी बनी हुई है और इसके अलावा खाद्यान्न भी धीरे धीरे देश में कम होते जा रहा है। खनिज पदार्थ भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि इनका दोहन प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है और अगर हम इनका संरक्षण करेंगे तो भविष्य में सही प्रकार से इनका उपयोग कर पाएंगे। और अत्यधिक उपयोग करने से, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से पर्यावरणीय क्षति हो रही है, जिससे विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। हम ये मान के चलें कि अपने घर में, अपने पर्यावरण में या अपने राष्ट्र में उपलब्ध सभी संसाधनों का एक निश्चित मात्रा में उपभोग करें, तभी इनका संरक्षण संभव है और भविष्य में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। कल हम भू संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे।